for discussion is land revenue systems in British India. Am I audible to all? Okay बच्चों, तो today's topic for discussion is land revenue systems in British India. तो यहाँ पे हम बात करेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। और जैसा आपने देखा ही था कि पीजेंट मूवमेंट्स हुए थे, काफी सारे आंदोलन हुए थे। उन आंदोलनों के होने के पीछे एक मुख्य वजह थी, वो यही थी कि जो फार्मर्स थे वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो इनका था ब्रिटिशर्स का, उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। उसमें बहुत सारी कमियां थी और बहुत ही ज़्यादा वो एक्सप्लॉयटेटिव था। एक्सप्लॉयटेशन उनका बहुत ज़्यादा होता था। इसी वजह से इंडिया में कई तरह के रिवोल्ट्स हुए थे। ठीक है, तो इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे वो 3 तरीके की बंदोबस्त उन्होंने जारी करे थे। एक तो जमींदारी था जिसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, एक रैयतवारी और एक महालवारी। ये 3 सिस्टम है, इनको हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। बिकॉज वंस वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज सिस्टम्स करेक्टली, तब फिर हम आगे समझ पाएंगे कि लोगों में असंतोष बढ़ने का कारण क्या था। तो आज का यही टॉपिक है हमारा, अबाउट द रेवेन्यू सिस्टम। ओके, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इनसे ब्रिटिशर्स के आने से पहले कैसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था? क्या होता था कि जैसे राजा महाराजा होते थे तो वो क्या करते थे, लैंड को जागीर में बांटते थे। सबसे पहली जो यूनिट होती थी वो होती थी जागीर, और जागीर जो थे उनका जो हेड होता था उसे जागीरदार बोला जाता था। अब ये जागीरदार अपने नीचे क्या करता था, और लोगों को रखता था जिनको, और सबऑर्डिनेट्स को अपॉइंट करता था जिनको जमींदार बोला जाता था। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए, राजा है, राजा के नीचे हो गए जागीरदार, और इनके नीचे हो गए जमींदार, और जमींदारों के नीचे बाकी लोग हो गए। ठीक है, अब जो राजा वगैरह होते थे ये ऑलरेडी क्या होते थे, रिच होते थे। तो और दूसरी चीज क्या थी कि ये अपने देश के लोगों का होने के कारण बहुत ज्यादा जो होते थे ना, कंसीडर करते थे कि अगर कभी मौसम खराब हो गया या कुछ इस तरह की चीज हो गई, फसल खराब होगी, तो ये लोग जो थे रिबेट दे देते थे, काफी चीजों में किसानों का साथ देते थे। ठीक है, और जमींदार वगैरह भी होते थे, वो कहते थे चलो कोई बात नहीं, इस बार फसल नहीं हुई तो अगली बार हम उनसे ले लेंगे। मतलब सिस्टम तो एक्सप्लॉयटेशन वाला था, बट इतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता था जितना एक्सप्लॉयटेशन बाहर होता था। क्योंकि वहां बाहर एक्सप्लॉयटेशन होने का कारण क्या था कि जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप देखेंगे तो ये तो वसूली कर ही रही है। ये वसूली किसके थ्रू कर रही है? अपने ऑफिशियल्स के थ्रू। इनके ऑफिशियल्स इनके थ्रू कर रहे हैं, जमींदारों के थ्रू, है ना। और ये किसके थ्रू, ये फिर किससे कर रहे हैं? पीजेंट से कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली सफर किसको करना पड़ रहा है? जो सबसे नीचे पेडेस्टल पे है, पीजेंट को। ठीक है, यहाँ तक पहुंचने से पहले ये भी इसमें झोल करते हैं, ये भी इसमें झोल करते हैं, सब पहले अपनी झोली भरने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है, ओवरऑल सारा का सारा प्रेशर इसके ऊपर आ जाता है। और इस समय पे कोई ऐसा काम भी नहीं हो रहा था जिससे ना फार्मर्स, कोई एक उस तरह की कोई यहाँ पे कुछ क्रांतिकारी कदम नहीं हो रहे थे। फार्मर्स की जो स्थिति थी वो लगातार खराब हो रही थी। और दूसरा एक रीजन ये था कि बाकी जो एम्प्लॉयमेंट थे, जैसे सपोज करिए मराठाज हैं, तो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग जॉब करते थे, कई लोग जो शहरों में रहते थे, वो लोग भी बेरोजगार हो गए। जब वो लोग बेरोजगार हो गए तो उन लोगों को भी मजबूरी में फार्मिंग करनी पड़ी। इस तरह से कई जो हैंडीक्राफ्ट वाले लोग होते थे, हैंडीक्राफ्ट वाले लोग, वो लोग भी बेरोजगार हो गए, उन लोगों को भी फार्मर पे आना पड़ा। तो यानी कि पहले जो हमारी एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी होती थी वो खत्म होके क्या हो गया कि ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो गए, और इसी वजह से दिक्कत आनी शुरू हुई। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिस्टम होता था अंग्रेजों के आने से पहले। अब देखते हैं अंग्रेजों के आने के बाद क्या सिस्टम शुरू हुआ। ओके, अब इसमें ये देखिए, सबसे पहले ब्रिटिशर्स के लिए जो था सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स था, तो इट वाज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर ब्रिटिशर्स। ठीक है, और इसके 3 तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे। जमींदारी, ये जिसे बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा है हालवारी सिस्टम, तीसरा है रैयतवारी सिस्टम। ठीक है, अब आप सिंपल सी बात सोचिए कि ब्रिटिश की पॉपुलेशन कितनी थी उस टाइम पे, और उसमें से कितने लोग इंडिया आ पाए होंगे। तो अगर इनको टैक्स वसूली करनी है तो सीधी सी बात है, इनको ऐसा ग्रुप चाहिए जो इनके लिए लॉयल होगा। वही जो इनके लिए लॉयल होते थे लोग, उन्हीं को जमींदार बोला जाता था, या उन्हीं को महालवार बोला जाता था, या उन्हीं को टैक्स कलेक्शन का काम दिया जाता था, जो लोग इनके इशारों पे चलने वाले होते थे। ठीक है, टैक्स कलेक्शन का सारा काम उनको दिया जाता था। ठीक है, तो अब इन तीनों सिस्टम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था, वो डिफरेंस हम समझते हैं, उस डिफरेंस को हम देखते हैं और चीज़ों को और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो ये सिस्टम को समझिए। मेरे ख्याल से आप लोग देख पा रहे होंगे 3 सिस्टम थे। अब पहले आप यहाँ पे ये देखो कि हमारे पास में कौन कौन से सिस्टम कहाँ कहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले जमींदारी सिस्टम रेड कलर से दिखाया गया है, ये देखिए
ये जमींदारी का सिस्टम ये इस एरिया में है। बंगाल हो गया, नीचे झारखंड ये वाला इलाका हो गया, उड़ीसा वाला भी हो जाएगा इसमें थोड़ा, ये पूरा बंगाल आता था उस टाइम पे, ये हो गया। इसके नीचे उड़ीसा का हो गया और थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया एमपी तक भी ये पहुंचा हुआ, ठीक है। दूसरा सिस्टम जो था वो हमारे पास कौन सा था, महालवारी सिस्टम था, वो यहाँ पे हो रहा है, सब लोग देख पा रहे होंगे आए हो, ठीक है। और जूम करके दिखा तो ये असम वाला एरिया में पूरा हो रहा है, पंजाब वाले एरिया में हिमाचल, यहाँ दूसरा सिस्टम है, ये पंजाब का ये वाला सिस्टम देखिए ये, और राजस्थान से टच होता हुआ ये मेरे ख्याल हरियाणा का इलाका है ये, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और ये सेंट्रल इंडिया में ये सिस्टम चल रहा है। तीसरा सिस्टम कौन सा था हमारे पास में, महालवारी सिस्टम था। तो महालवारी जो था वो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, ये देखिए उत्तराखंड के हिस्से में था, हिमाचल में था, उत्तराखंड हिमाचल, और उसके बाद में ये देखिए गुजरात, महाराष्ट्र और पूरा साउथ इंडिया जो था, ज़्यादातर यहाँ पे महालवारी सिस्टम हो रहा है, ठीक है। तो बाकी इन सिस्टम के बारे में और डिटेल भी हम जानेंगे अभी, राइट। तो थोड़ा सा बेस इसमें देख लीजिए कि ये कहाँ पे सिस्टम था। परमानेंट, इसमें डेट्स भी याद रखनी है कि सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट का इंडिया में इंट्रोडक्शन हुआ 1793 में। इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे ये आगे देखेंगे। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ये वाला सारा इलाका, ये दिस वन, ये पूरा इलाका, और यहाँ भी कुछ हिस्से में ये, ठीक है। रैयतवारी सिस्टम जो था साउथ इंडिया में, ये देखो पूरा फैला हुआ है, इस पूरे इलाके में इसी तरह से टैक्स कलेक्शन किया जाता था, ठीक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम का भी कुछ हिस्सा इसमें आ जाता था, ठीक है। तीसरा है महालवारी, ये आगरा और अवध में होता था इस एरिया में, ठीक है। एंड मध्य प्रदेश तक फिर ये फैल गया बाद में, ठीक है। तो ये अभी हम देखते हैं, इसमें मैप में कुछ और शो कर रहा है और इसमें कुछ और शो कर रहा है, कैसे हुआ था, अलग अलग सिस्टम किस किस टाइप से हुए थे, इस सब के बारे में हम देखते जाते हैं, ठीक है। अब आता है जमींदारी सिस्टम के बारे में। सबसे पहले तो जमींदारी सिस्टम के बारे में आप ये समझिए कि सबसे पहले से इंट्रोड्यूस करने वाले हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद में ये आए थे। 1793 में इन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया था। एंड इसमें क्या था कि जो लैंड राइट्स थे, जमीन के अधिकार थे, वो इन्होंने फिक्स कर दिए थे, परपेचुइटी तक, अनंत काल तक इन्होंने फिक्स कर दिए थे। यानी जो उस टाइम जमींदार होता था उसको इन्होंने फिक्स कर दिया कि भाई अब ये आपका पुश्तैनी हो गया, इस पे से आप वसूली करते रहेंगे, ठीक है। और ये राइट जो थे ये किसको मिलते थे, अब ये रेंट किसको देंगे, ये राइट सारे जमींदारों को मिल गए थे, ठीक है। ये फार्मर से कलेक्ट करते थे इंटरमीडियरीज, यानी टैक्स जो था वो ब्रिटिश डायरेक्ट कलेक्ट नहीं करते थे, जमींदारों के थ्रू करते थे कलेक्ट, ठीक है। इसी में जमींदार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गवर्नमेंट का जो शेयर था वो 10/11 था, ठीक है। यानी जितना कलेक्शन हुआ, मान लो 11 रुपए का कलेक्शन हुआ तो उसमें 10 रुपए सरकार ले लेगी, 1 रुपए छोड़ देगी जमींदार के पास में। अब इस 1 रुपए में इसको सब लोगों को कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल करने के लिए भाई किसान की जमीन लूटोगे, पैसा उससे छीनोगे आप टैक्स के रूप में, वो तो रिवोल्ट भी करेगा। जब वो रिवोल्ट करेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। उन्हें कंट्रोल करने का तरीका क्या होगा, इसको अपने पास में रखने पड़ेंगे। गनमैन तो नहीं बोलेंगे, लठैत जैसे जो गांव में होते हैं, आप कह सकते हैं बाउंसर्स इसको रखने पड़ेंगे, ठीक है। उनको वेपन देने पड़ेंगे। बुरा बनेगा कौन, जमींदार। मजे करेंगे कौन, ब्रिटिशर्स। ये इनकी पॉलिसी थी कि 100 लोगों पे रूल करने के लिए 2 लोगों को बिठा दिया। अब ये 100 और 2 आपस में लड़े और मजा कौन लेंगे, ब्रिटिशर्स लेंगे। ये इनकी पॉलिसी थी, ठीक है। ये सिस्टम कहाँ था, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये आपको समझना है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर होता जा रहा है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और भी कई चीजें की थी, जिसमें आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें इन्होंने करी थी। 1793 में क्या कर दिया था इन्होंने, लॉ को कोडिफाई कर दिया था। ये इन्होंने क्या करा, एडमिनिस्ट्रेशन को ना अपने काबू में लेना शुरू करा। एडमिनिस्ट्रेशन को, लॉ एंड ऑर्डर को, ये उसको रिफॉर्म बताते हैं, बट कहने का मतलब ये था कि इंडियंस के हाथ से चीजों को छीन के उनको अपने हिसाब से चलाने का इन्होंने सिस्टम शुरू कर दिया। ओके, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया है, ठीक है। पहले क्या होते थे, राजा हो गया या जमींदार हो गया, ये लोग जो थे वो राज करते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, सिविल सर्विसेज के थ्रू एक सेलेक्टेड आदमी को गवर्नमेंट के इनके ऊपर बिठाना शुरू कर दिया, ठीक है। पुलिस रिफॉर्म्स करे थे इन्होंने और लड़ाई भी हुई थी इनकी, एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था
और टीपू सुल्तान के साथ में श्रीरंगपट्टनम की टीटी की थी 1792 में। तो ही इज द मैन बिहाइंड दिस थिंग एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल। ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो बंगाल से ही स्टार्ट होती हैं। ये थोड़ा सा इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब हम चलते हैं परमानेंट सेटलमेंट में होता क्या था। परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था, रेवेन्यू सेटलमेंट जो होता था, जमींदार को किसी जमीन का परमानेंट ओनर माना जाता था, यानी उसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है, उसको आप बदल नहीं सकते इजीली। बदलने को तो ये कुछ भी कर देते थे, पर कहने का मतलब ये कि परमानेंट सेटलमेंट बोल दिया कि इन्होंने ज्यादा टेंशन नहीं ली, इन्होंने कहा भाई हम तुझसे पैसा वसूली करेंगे और तेरे को जो भी करना है वो तो कर, ठीक है। अब इनका सिस्टम क्या था कि जिस इलाके से टोटल लैंड से आपने जो रेवेन्यू कलेक्ट करा, आपने गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू कलेक्ट करा आपने, उसका 89% जो है वो तो कौन ले जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाएगी, और 11% जो है वो किसके पास रहेगा, जमींदार के पास रहेगा। अब इसके पास, जमींदार के पास क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन तो ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाए। मान लो सरकार ने बोला 50%, तो ये अपनी मर्जी से क्या करेगा, ये बोलेगा 60% दो, 70% दो, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे झोल करेगा, दूसरा ये क्या करेगा, गवर्नमेंट को बोलेगा कि जी किसान जो है वो तो दे ही नहीं रहे। यही तो चीजें कर सकता है ना अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, वरना सोचो 100 रुपए में से 89 तो लेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, 11 रुपए इसके पास बचे, 11 रुपए में ये क्या करे, ठीक है। तो इससे कुल मिला के क्या हो रहा था, यहाँ पे आप सिर्फ देखोगे ये गुंडा राज, वसूली राज है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की कुछ नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है। किसान मरे या जिए इससे कोई मतलब नहीं है, इनको तो टैक्स से मतलब है, ठीक है। एंड ही वॉज लेफ्ट इंडिपेंडेंट इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स। किसी को मारो, किसी को पीटो, कुछ भी करो, अंग्रेज आपके मामले में नहीं पड़ेंगे, आप उनको बस वसूली देते रहो। सेम गुंडों वाला सिस्टम है कि हफ्ता जैसे ये लोग वसूली करते हैं वैसे ही आप वसूली करके अंग्रेजों को देते रहो, अंग्रेज आपके किसी मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। आप किसी को मारो, किसी को काटो, किसी की जमीन से खुद उसको बेदखल कर दो। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ओनर ऑफ द लैंड थे, किसान जो थे, उनको उनकी जमीनों से हटा देते थे ये लोग, और फिर वो बेचारे लैंडलेस लेबर बन जाते थे, अपनी ही जमीन पे वो लेबर बन जाते थे, और उसके बाद भी बेगारी करवाते थे ये उनसे। यानी कि उन्होंने कहा हमने तुम्हें कुछ पैसा दे दिया, पढ़ना लिखना बेचारों को आता नहीं था उस टाइम, इंटरेस्ट के बारे में उनको ज्यादा पता नहीं था कि ब्याज क्या होता है, क्या सिस्टम है, और ये इस तरीके से करके उनको लूटते थे। तो ये सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट का जी, ठीक है। कब आता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेजर, किस तरीके से ये काम करता था, मोडस ऑपरेंडी क्या था इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये ओनर होते थे और इनके पास में राइट होता था कलेक्ट करने का, किसको, रेवेन्यू को, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ये लोग। जमींदार जब ओनर बन जाते थे तो एक्चुअल फार्मर जो थे वो टीनेंट्स बन जाते थे, ठीक है। कुल मिला के ये है कि 100 लोगों से पैसा वसूलेंगे 10 बाउंसर, ये 10 होंगे, और ये अपने नीचे क्या रखेंगे, इन्हीं में से कुछ लोग मिला के रखेंगे जो तगड़े होंगे, वो मारपीट करके उनसे वसूली करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर खराब फसल हुई तो भी आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। और होता क्या था, जैसे अंग्रेज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो ये क्या करते थे, उसमें भी टैक्स लगा देते थे। लड़ाई इनकी है और टैक्स वसूली किससे कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं, फंड रेजिंग के लिए, ऐसा भी होता था, ठीक है। अब टैक्स भी ये कैश में लेते थे जी, ठीक है, कैश में कलेक्ट करते थे। और उसके अलावा फिर वही सिस्टम हो गया कि 1/11 अपने पास रखेंगे और 10/11 जो है वो देंगे किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरह का एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था जहाँ पे हर कोई अपनी जेब भरने की सोच रहा था। मतलब जैसे हम कहते हैं ना सस्टेनेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, वो नहीं था, सस्टेनेबल नहीं था। आज का सोचो, अपनी जेबें भरो, वसूलो, इंसान को इंसान मत समझो, ये सारी की सारी चीजें उस स्टेप पे चलती थी। ओके, नाउ देन, अब इसके साथ में कुछ प्रॉब्लम भी थी, परमानेंट सेटलमेंट के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को हम देख लेते हैं। वो प्रॉब्लम क्या क्या थी। सबसे पहले कल्टीवेटर्स के लिए क्या प्रॉब्लम थी, यानी किसानों के लिए क्या प्रॉब्लम थी। जस्ट अ सेकेंड, कल्टीवेटर्स यानी कि किसानों के लिए क्या प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम तो यही थी कि वो अपनी जमीन के मालिक नहीं होते थे, ठीक है। फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम जो था ये ऑप्रेसिव था, ये शोषण पे आधारित था, ठीक है।
जमींदार जो था वो बहुत ज्यादा हाई रेंट जो था वो वसूल करता था, जितना प्रिस्क्राइब होती थी। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी ज्यादा से ज्यादा लूटने की कोशिश करती थी, वो जितना बोलती थी उससे ज्यादा जो ले लिया वो मेरा, ये सिस्टम इनका होता था, ठीक है, राइट। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि इन्होंने जमींदारों को छोड़ा। जो पुराने जमींदार थे, जो लॉयल होते थे उनसे पहले के राजा के लिए, ये उन्होंने उनको भी हटा दिया था, और वो लोग भी जो थे वो नाराज हो गए थे। तब 1857 में जागीरदार लोग जो थे या राजा जो थे उन लोगों ने भी विद्रोह में हिस्सा लिया था। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि सगे अंग्रेज किसी के भी नहीं हुए, छोड़ा इन्होंने किसी को भी नहीं, ठीक है, ओके। द कल्टिवेटर्स हैड टू टेक लोन। अब ये क्या करते थे, जब कैश में आपको देना है, कैश आपके पास है नहीं, अगर क्रॉप है, मान लो क्रॉप आपकी हुई, आप अपना 60% क्रॉप दे दोगे, ठीक है, आप कैसे कैसे करके घास फूस खा के अपना जिंदा रह जाओगे। इन्होंने क्या करा, उन्हें जिंदा रहने लायक ही नहीं छोड़ा, क्योंकि कैश कहाँ से लाएंगे वो लोग, उनके पास कैश लाने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो क्या होता था, अपना किराया देने के लिए आप ये फंसते थे मनी लेंडर्स के चक्कर में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मनी लेंडर्स। जमींदार वसूली करता था, अब पैसा कहाँ से लाए, मनी लेंडर से लाए। अब मनी लेंडर क्या करते थे, ये हम तुम्हें ब्याज पे पैसा देंगे, और ब्याज पे पैसा देंगे, जब ये पैसा नहीं चुका पाते थे मनी लेंडर इनकी जमीन ले लेता था, है ना। तो जमींदार और मनी लेंडर दोनों मिल के काम करते थे, ये सारा का सारा ये सिस्टम था। इससे जमींदारों के लिए भी प्रॉब्लम थी। जमींदारों के लिए क्या प्रॉब्लम थी कि इसका रेट ही बहुत ज्यादा हाई होता था, ठीक है। बुरा तो लोगों का जमींदारी बन रहा है, लोगों की नजर में कौन बुरा है, जमींदार बुरा है, पर जमींदार पे कहां से प्रेशर आ रखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रेशर आ रखा है, ठीक है। ये जमींदारों की प्रॉब्लम थी। और उसके अलावा क्या था, उसके अलावा क्या था कि ना तो वो जमीन दे पाते थे ना रेंट दे पाते थे, ठीक है। लैंड को इम्प्रूव करते नहीं थे ये लोग, लैंड की कंडीशन को इम्प्रूव करते नहीं थे। धीरे धीरे क्या होती थी, उसकी फसल खराब होती जाती थी, और तो क्या होता था, ये उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे पाते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे पाते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी इनको भगा देती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी ठीक है जी, हम नया जमींदार लाएंगे, अगर आप हमें वसूली करके नहीं देंगे तो हम नया जमींदार लाएंगे। तो ये जमींदारों को प्रॉब्लम थी। कंपनी को क्या प्रॉब्लम थी कि कल्टीवेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी थी 19वीं सेंचुरी में, ठीक है, मार्केट में इसकी प्राइस भी बढ़ने लगी थी। तो ये क्या करता था, जैसे मार्केट में प्राइस बढ़ी, इन्होंने अपना रेट ऑफ रेवेन्यू और बढ़ा दिया। थोड़ा सा भी इनको लगा फसल अच्छी होगी, रेवेन्यू बढ़ा दिया। थोड़ा सा भी इनको लगा कि मार्केट में प्राइस अच्छी होगी, तो इन्होंने रेवेन्यू बढ़ा दिया, ठीक है। तो इससे जमींदारों को थोड़ा बहुत फायदा हुआ, किसानों को इनका फायदा नहीं हुआ। तो इन्होंने बोला कि अब चलो परमानेंट सेटलमेंट को हटा के कोई नया सिस्टम लेके आते हैं। तो कुल मिला के पूरा का पूरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और सारा का सारा पैसा जो था वो जा रहा था इंग्लैंड। ओके, ये सारा का सारा लूट का सिस्टम चलता था। आज भी अगर आप देखें तो मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू हमारे देश का सारा पैसा विदेश जा रहा है। हम लोग इस चीज़ों को समझते नहीं है, पर लगभग वही सिस्टम चल रहा है। बस क्या है कि आज हमारे पास खाने की, पीने की, रहने की दिक्कत नहीं हो रही है, तो हम इस चीज़ों को समझ नहीं रहे। बट हम भी अभी गुलामी के टाइम पे ही हैं, गुलामी में ही हम लोग जी रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा सिस्टम आता है रैयत वाली सिस्टम। तो ये कहाँ पे शुरू होता है, सदर्न इंडिया में शुरू होता है, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट से हटके थे। परमानेंट सेटलमेंट में आपको याद होगा कि जमींदार जो था वो बनता था आपके लैंड का ओनर। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जमींदार को नहीं करा, इन्होंने किसको कर दिया, रैयत वाले सिस्टम में इन्होंने क्या करा, रैयत बना दी। रैयत यानी डायरेक्टली क्या करते थे, फार्मर्स जो थे वो डायरेक्टली स्टेट को पे करते थे, ठीक है। इन्होंने किसी को ऐसे ठेकेदार को बीच में नहीं डाला। तो ये सिस्टम शुरू कौन करा, सर थॉमस मुनरो, ये व्यक्ति है वो थॉमस मुनरो, और अलेक्जेंडर रीड। नाम याद रखिएगा, अलेक्जेंडर रीड एंड सर थॉमस मुनरो, ठीक है। थॉमस मुनरो कौन था, गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी था 1819 से 1826 में। इनकी वहां पे फ्रेंच की लड़ाई वगैरह भी हुई थी यहाँ पे, जो हमने पहले पढ़ा था। तो ये वहां के क्या थे, गवर्नर थे। अच्छा, इसमें क्या होता था, लैंड रेवेन्यू वाज पेड डायरेक्टली बाय द फार्मर्स टू द स्टेट। इन दिस सिस्टम द इंडिविजुअल कल्टीवेटर को बोला जाता था रैयत, ठीक है। पूरे राइट होते थे इसको, सेल, ट्रांसफर एंड लीजिंग ऑफ द लैंड। ये अपनी जमीन के साथ कुछ भी करे, इसको राइट पूरे थे। पर जहां इसने टैक्स नहीं दिया, जहां टैक्स देने में इसने आनाकानी करी, तो अंग्रेज उसे लीगल या इलीगल तरीके से उसी की जमीन से हटा देते थे, ठीक है। जब तक रेंट देते हैं तब तक तो वो रैयत है, वरना उसको तुरंत लैंडलेस लेबर बना देते हैं ये लोग, ठीक है। साउथ इंडिया में ज्यादा फैला हुआ था, फिर महाराष्ट्र में भी आ गया, बिहार में, ईस्ट पंजाब
कुर्ग और असम, ये सारे एरियाज याद रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने रैयत वाले सिस्टम शुरू किया था। इससे क्या था कि मिडिलमैन हट गया बीच से। कौन हट गया? मिडिलमैन हट गया, ठीक है, जो विलेजर्स का ज्यादा शोषण करता था, ठीक है, क्योंकि जमींदार को अपना भी तो कट निकालना है ना उसमें, तो वो बीच वाला जो था मिडिलमैन उसको हटा दिया, और डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, फार्मर जो है वो टैक्स पे कर रहा है किसको? मुनरो भाई को, ठीक है, यानी ईएसी को पे कर रहा है। ये सारा सिस्टम वहाँ पे चलता है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? मेरे ख्याल से क्लियरली समझ आ रहा होगा आपको, क्योंकि जब तक आप इस सिस्टम को नहीं समझेंगे ना, तब तक फिर आप ये नहीं समझेंगे कि आंदोलन किया क्यों लोगों ने। ओके, ठीक है। ये प्राइमरी लैंड रेवेन्यू सिस्टम था साउथ इंडिया का, मेन इसी पे फोकस था, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस टू मद्रास, पार्ट्स ऑफ असम, कुर्ग, ये याद रखेंगे कौन कौन सी लोकेशन में था, ठीक है। ओनरशिप राइट जो थे वो पीजेंट के थे, ये याद रखना, क्वेश्चन ये आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू रैयतवाड़ी सिस्टम हु वाज द रियल ओनर ऑफ द लैंड, तो वो पीजेंट ही था अप टू द टाइम ही और शी इज एबल टू पे द टैक्स। जब तक टैक्स देगा तब तक ओनर है, उसके बाद वो हटा देंगे। अब ये देखो इनका रेवेन्यू सिस्टम कितना जबरदस्त था कि 50% तो हम लेंगे जो लैंड सूखी है, जो लैंड सूखी है 50% तो उससे लेंगे, और 60% किससे लेंगे? जो इरिगेटेड लैंड है। आप देखो आप किस तरीके से इन्होंने लूटपाट करी थी, यानी 100 में से 50 तो चला गया, 50 बचा आपके पास। और इस केस में भी क्या था कि एटलीस्ट जो था कैश में नहीं ले रहे हैं या कुछ इस तरह से है, तो फार्मर के पास में थोड़े ऑप्शंस तो थे, एटलीस्ट वो जमीन अपनी है, खाने पीने को उसको मिल रहा है, तो वो सरवाइव तो कर सकता है ना, एटलीस्ट गरीब ही रहेगा पर सरवाइव कर पाएगा। बट वहां तो सर्वाइवल के लिए भी उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था, ठीक है। अब एक्सेसिव टैक्स लगाते थे ये लोग, इतना हैवी टैक्स कोई कैसे देगा, है ना, जब इतना हैवी टैक्स नहीं। आप खुद सोचो अभी इनकम टैक्स जो है कितना है, बताइए जरा कितना रेट चल रहा है इनकम टैक्स का? आपकी कमाई पे कितना है? कुछ कटे वटे ना आपका, चलो मैं मान लेता हूँ 10 to 30% है। अब सोचो अगर आपने 1 लाख रुपए कमाया, 30,000 रुपए आप सरकार को दोगे झटके में, क्या हाल हो जाएगा जी आपका? तो ऐसे ही था, इन्होंने मान लो 1,000 रुपए कमाए तो 600 रुपए तो गवर्नमेंट ले लेगी, 400 इसके पास बचा, इसका जितना टोटल अपने पास नहीं है उससे ज्यादा गवर्नमेंट ने ले लिया इससे। ये सिस्टम आपको समझिए किस तरीके से इन लोगों ने वो करा था, ठीक है। और ये बढ़ा भी देते थे, मैंने कहा ना जैसे फसल अच्छी हुई या मार्केट में इनको वैल्यू बढ़ती भी लगी, इन्होंने तुरंत रेट ऑफ टैक्स बढ़ा दिया। तो ये सारा का सारा सिस्टम चलता था, ये है रैयतवाड़ी सिस्टम। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट। अब इस रैयतवाड़ी सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ इश्यूज थे, ठीक है। इसमें क्या होता था, सिस्टम गिव मच पावर टू सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिशियल्स, जो वसूली करते थे गवर्नमेंट के लिए। अब सारी की सारी पावर उन लोगों के हाथ में आ गई। जब सारी पावर उन लोगों के हाथ में आ गई तो अब उन लोगों को कंट्रोल कैसे करोगे, ठीक है। और गवर्नमेंट को कंट्रोल करने से कोई मतलब भी नहीं था। तो जो काम जमींदार करते थे वो यहाँ पे कौन कर रहे हैं? सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर्स कर रहे हैं, काम तो वही चल रहा है, ठीक है। इस सिस्टम में डोमिनेट करते थे महाजन एंड मनी लैंडर्स, राज इन्होंने करा जी, ठीक है। कैसे? कैश लिया किसी ने, किसी की बेटी की शादी है, किसी को कोई प्रॉब्लम, इवन बीज लेने के लिए भी अगर थोड़ा बहुत भी ब्याज लिया तो ये महाजन उस पर क्या और रेट लगा देते थे। अच्छा, अब क्या होगा, मान लो इन्होंने बोला 10% मैं आपसे ब्याज लूंगा और फिर आपसे 15% ब्याज लेने लगे। अब आपकी सुनने वाला कौन है? ना तो आपका कोई पंचायत में सुनने वाला है, पंचायत वाला भी सुन के क्या कर लेगा। ये महाजन इतने पावरफुल हैं, इनके पास में क्या है, हर तरह की पावर है। दूसरा, इनको ओपन सपोर्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इनकी आगे कौन क्या बोलेगा, ठीक है। तो ये क्या करते थे, खुलेआम लूटपाट करते थे। आप एक बार बस इनके चुंगल में फंस जाओ, थोड़ा सा पैसा देके ये आपसे सब कुछ छीन लेते थे, ऐसा सिस्टम चलता था, ठीक है। एंड उनको उन्हीं की जमीन से हटा देते थे। तो इसीलिए जो था ये मास स्ट्रगल हुआ हमारे देश में, ठीक है। और किसानों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करा। ये सिस्टम था, ये ड्रॉबैक्स थे, आपको ये समझ आ गया रैयतवाड़ी। अब हम बात करेंगे महालवाड़ी सिस्टम की। महालवाड़ी सिस्टम क्या था, किसने इंट्रोड्यूस किया? ये क्या हुआ, 19th सेंचुरी तक इनको विश्वास हो गया कि जो परमानेंट सिस्टम है ना, ये इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है।
परमानेंट सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है कि इसे परमानेंट फिक्स नहीं कर सकते, ये टाइम के हिसाब से चेंज होता है। हमें लगेगा इसके पीछे शायद अंग्रेजों की ये सोच होगी कि कभी मौसम खराब हो गया तो हम घटा देंगे, नहीं, हम बढ़ाए कैसे, ये इस बारे में बस सोच रहे थे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जमींदार पावरफुल हो रहे थे, क्योंकि कुछ भी हो जमींदार लोकल है, कुछ जमींदार पावरफुल होने लगे थे तो इनको उनसे भी खतरा होने लगा था, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे, इनको ज्यादा पैसा चाहिए था अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, ठीक है। तो 1822 में 1822 में हॉल्ट मैकेंजी, नाम याद रखिएगा इनका, ठीक है। ये कहाँ पे इन्होंने शुरू करा मालवारी सिस्टम, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ द बंगाल, यानी कि आज का यूपी, ये चीज इन्होंने शुरुआत करी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अंडर द महालवारी सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स बाय द विलेज हेडमैन। अब वसूली किसके हाथ में दे दी इन्होंने, गांव के मुखिया के हाथ में दे दी इन्होंने, ठीक है, ठीक है। और वो क्या करते थे, उससे वसूली करते थे, जमींदार को उन्होंने बीच से हटा दिया। जमींदार की जगह किसने ले ली, हेडमैन, यानी कि आप कह सकते हैं पंचायत का जो हेड था उसको हाथ में दे दिया, ठीक है। अब उस एंटायर विलेज को कन्वर्ट कर देते थे महाल, ये महल के रूप में, और उससे वसूली करता था गांव का हेडमैन, ठीक है। ये सिस्टम इन्होंने शुरू कर दिया। और इसमें क्या था, ये लगातार रिवाइज करते थे रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स को, कितना टैक्स लेना है इसको ये लगातार रिवाइज करते थे, ठीक है। परमानेंटली इसको फिक्स नहीं किया गया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक आया, इसने इसको बढ़ावा दिया, लगभग 1833-1835 के आसपास की बात है ये, इस टाइम पे इसको और बढ़ावा दिया गया, एंड फिर इसे मध्य प्रदेश और पंजाब तक भी फैला दिया गया, ठीक है। ये इसमें क्या याद रखना है, आपने लोकेशन याद रखनी है, कौन किसने इंट्रोड्यूस किया था और क्या इसमें व्यवस्था चलती थी, इसमें हेड रोल कौन निभाता था, ये सारी की सारी चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए क्या था, इस एक महल यानी जो एक यूनिट ऑफ वसूली होती थी उसमें एक या एक से अधिक गांव शामिल होते थे, ठीक है। वो सिंगल यूनिट माना जाता था, एक गांव को सिंगल यूनिट माना जाता था और कहते थे भाई मिल बांट के टैक्स वसूली कर दो आप, ठीक है। कम्युनिटी टैक्स कलेक्शन कर दिया था इन्होंने कि भाई तुम्हारे गांव का जो हेड है ये जिम्मेदार होगा पंचायत, और पूरा गांव मिलके इतना टैक्स हमें भरोगे। इंडिविजुअल नहीं ले रहे हैं, इंडिविजुअल ना लेते हुए इन्होंने क्या करा, एक हेडमैन बना दिया, उस हेडमैन से इन्होंने वसूली करनी लगी, ठीक है। ओनरशिप राइट्स जो थे वो फिर किसानों के पास ही रहने लगे, नहीं नाम के लिए किसान ही ओनर है, पर क्या है सबको इकट्ठा होकर पैसा देना, ठीक है। बट टैक्स रेट इसमें भी बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो इसी कारण से द मालवारी सिस्टम हैड मैनी प्रोविजंस ऑफ बोथ जमींदारी एंड रैयतवारी, यानी उन दोनों में से इन्होंने पॉइंट लेके एक नया सिस्टम बना दिया, उनसे सीखा इन्होंने, ठीक है। जैसे रैयतवारी में क्या था कि लैंड ओनरशिप जो थी वो किसके हाथ में थी, किसान के हाथ में थी, तो वो चीज इन्होंने इसमें भी दे दी कि पीजेंट इज द ओनर, पीजेंट क्या हो गया, आपका ओनर हो गया। और जमींदारी सिस्टम क्या था कि वहां पे जमींदार वसूली करता था, यहाँ पे कौन करेगा, गांव का हेड वसूली करेगा। और तीसरी चीज क्या होगी जमींदार वाली सिस्टम की, कि एक होलसेल कलेक्टिव टैक्स कलेक्शन होगा, कलेक्टिव तौर पे टैक्स देंगे, ये सिस्टम इसमें चलता था, ठीक है। Am I clear up to now? Am I clear? ठीक है। अब इसमें कुछ सिस्टम थे, इश्यूज थे इसमें, मालवारी सिस्टम में भी कुछ दिक्कतें थी। इसमें ये लोग क्या करते थे, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि जो सर्वे करते थे ना, ये इस सारा का सारा झोल उसी में कर देते थे। सर्वे में पूरे गांव की जमीन का सर्वे करके उन्होंने एक लैंड मतलब टैक्स फिक्स कर देते थे, तो उसी में क्या था, ये अंदाजे से चलते थे कि इस जमीन में इतनी खेती तो हो ही जाएगी, ठीक है। फॉल्टी अजम्पशंस, या आप कह सकते हैं जानबूझ के ये ऐसा करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स किया जा सके, ठीक है। अब उसमें क्या करते थे, करप्शन भी होता था, मैनिपुलेशन भी होता था, क्योंकि अब जो टैक्स कलेक्टर्स है ना वो स्ट्रांग हो गए, जो टैक्स को कलेक्ट करने वाले ऑफिसर है वो स्ट्रांग हो गए, ठीक है। ये करते थे ये लोग। कई बार ऐसा होता था कि कंपनी को वसूली करने पे ज्यादा खर्चा लग जाता था, जितना टैक्स वसूलते थे उससे ज्यादा खर्चा, क्योंकि अब क्या है भाई टैक्स ऐसे तो देगा नहीं कोई, तो कई बार क्या करना पड़ता था, पुलिस भेजनी पड़ती थी, कई बार क्या भेजते थे, गुंडे भेजने पड़ते थे, ठीक है। कैसे भी करके इनको साम दाम दंड से वसूली करनी पड़ती थी, तो टैक्स उसमें क्या होता था, इनका खर्चा ज्यादा हो जाता था, जितना आता नहीं था उससे ज्यादा उसे वसूल करने में खर्च होता था। ये 2-3 इसके साथ प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब इन सबसे हुआ क्या, इन सबसे प्रॉब्लम क्या हुई, इन सबसे पूरा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, ठीक है। देखो कोई भी यहाँ पे इनोवेशन नहीं हो रहा है,
ओके, किसानों को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसानों को कोई भी बेनिफिट मिले। तो ये सारी की सारी चीजें होने के कारण क्या हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर सफर करा। दूसरा क्या हुआ, एग्रीकल्चर के अलावा लोगों के पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं था। तो एग्रीकल्चर में क्या हो गया, बहुत ज्यादा लोग आ गए, बहुत ज्यादा भीड़ होगी, और मतलब है ही नहीं। पहले क्या होता था कि जमीनें ज्यादा थी, अब क्या हो गया, ज्यादा लोग उस पर डिपेंड हो गए, तो खाने पीने के लिए भी लोगों के पास बेसिकली नहीं होता था। तो जब ऐसा था तो दिक्कतें तो उसमें आनी आनी। दूसरा फिर इन लोगों ने क्या करा था, कैश क्रॉप की खेती बढ़ा दी थी, कैश क्रॉप बढ़ा दी। अब आप चावल भी नहीं उगा सकते। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपकी वोट लगे, वो क्या करेंगे, आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे, मारपीट करेंगे, आपको आपकी जमीन से बेदखल कर देंगे। तो पूरा सिस्टमेटिक लूट थी ये, इट इज सिस्टमेटिक लूट, सिस्टम से इन्होंने लूटा। आज भी जो एग्रीकल्चर बिल आ रहा है इसके खिलाफ देखिए कि लोग कितना खड़े हो रहे हैं आंदोलन में। तो वो बात सही है, सेंट्रलाइजेशन मत कीजिए ना, आप कंपटीशन ही खत्म कर रहे हैं। ठीक है, क्या होगा अगर कैपिटलिस्ट के हाथ में आप पावर दे दोगे, पूरी जो पैसे वाले लोग हैं उनके हाथ में पावर दे दोगे, तो भैया वो तो 10 रुपए की चीज खरीदेगा, शॉपिंग मॉल में आपको 1000 रुपए की बेचेगा। कर लो, आप उसका क्या करोगे। अभी तो हम आम लोग समझ नहीं रहे हैं किसानों की बात को, बट लिटरली अगर ऐसा हो गया, सबसे पहले चीज तो आप ये लगा दो कि इंडिया का आज की डेट में भी सारा का सारा जो अच्छा माल होता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है विदेश में। एंड व्हेन एवरीथिंग इज बीइंग एक्सपोर्टेड, जब सब कुछ एक्सपोर्ट हो जाएगा, आप करोगे क्या। आज अभी हमारे पास कोरोना का टाइम आया, तो एटलीस्ट हमारे पास फूड सिक्योरिटी तो थी। फूड सिक्योरिटी होने के कारण ही तो हम सर्वाइव कर पाए। अगर फूड सिक्योरिटी भी ना होती तो हम सर्वाइव ही कैसे कर पाते। तो ये सारी की सारी चीजें समझनी है। कैपिटलिस्ट को क्या मतलब है, कैपिटलिस्ट वही है, ईस्ट इंडिया कंपनी चेहरा बदल के आ रखी है। कैपिटलिस्ट का मतलब यही है कि उनको बस एक ही चीज से मतलब है, और वो चीज है प्रॉफिट। ठीक है, उनको एक ही चीज से मतलब है, वो है प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट से ही उनको मतलब है तो फिर आप जियो या मरो, कोई मतलब नहीं है। आप ये देखो गवर्नमेंट कंट्रोल कितना खत्म हो रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल खत्म हो रहा है। गवर्नमेंट कंट्रोल खत्म हो गया तो फिर भाई कोई फूड सिक्योरिटी नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है, चलिए ये तो क्या एक डिबेट का टॉपिक हो गया, इस बारे में हम बात करेंगे, अभी करते थोड़ी देर में बात आप लोगों से इस बारे में। इसको खत्म करते प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जब फार्मर टैक्स नहीं दे पाता था, ठीक है, तो क्या होता था, मनी लेंडर से पैसे लेता था हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वो जमीन तो उसकी छीन ही लेते थे, बेकार का सिस्टम भी शुरू हो जाता था, या बंधुआ मजदूर जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, वो भी शुरू हो जाता था, बंधुआ मजदूर वाला सिस्टम। तो कुल मिला के जमीन भी गई और आप जिंदगी भर के लिए किसी के स्लेव बन गए। ये सिस्टम यहाँ पे चलता था। ठीक है, और इन सब कारणों से क्या हुआ, ओवरऑल पूरे इंडिया को लॉस हुआ, क्योंकि उसमें ज्यादातर लोग जो थे, या फिर हम बोलेंगे हिंदुस्तान को नुकसान हुआ, क्योंकि ज्यादातर लोग जो थे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। और ऐसा ना होता तो इतने बड़े बड़े मास प्रोटेस्ट ना होते, और मास प्रोटेस्ट ना होते तो शायद अंग्रेज अभी भी इंडिया में बैठे होते। एक तो वॉर्स जो हुए उन्होंने इसकी कमर तोड़ी अंग्रेजों की, और दूसरा जो मास प्रोटेस्ट थे उसकी वजह से इनकी कमर टूटी। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लग रही है। तो दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ टुडे। नाउ विल हैव सम टाइम फॉर डिस्कशन, कुछ टाइम हम डिस्कशन के लिए रखेंगे।